दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नर्मदा सोन घाटी। आज हम पढ़ रहे हैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ये हमारे जो मध्य प्रदेश का हमने भौतिक विभाजन करा था उसका ये सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं हम। अब देखो, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को मैंने कैसे बताया है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी बताना है। तो देखो, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो ये 3 भाग पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है ये। देखो, मैप मैंने आपको एक चीज़ जरूर बताई है, सबसे ज़्यादा फोकस हमें किस पे करना है, मैप पे। अगर आपको मैप पता है तो सब कुछ बता सकते हो आप। तो देखो, मैंने एक मध्य प्रदेश का भौतिक भू आकृति प्रदेश का एक मैप बनाया है। और ये मैप आप जब भी जहाँ भी पढ़ोगे, जैसे में आप मालवा का पठार पढ़ोगे तो वहाँ पे भी इसी मैप को याद करना। ये 3D मैप है क्योंकि इसको समझना आसान है। 2D मैप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पर क्या है, किंतु ये 3D मैप बनाए देखो तो इसको समझना बहुत आसान है। इसमें देखो सारी चीज़ स्पष्ट क्लियर है हमें। इस मैप को आप क्या करिए, एक आइडियल मैप मान के चलिए। ठीक है, ये भौतिक विभाजन का है। इसी के साथ में एक पॉलिटिकल मैप भी आप अपने हाथ में रखिए। तो दोनों मैप को आप कंपेयर करके चलोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस पठार में कौन से जिले आते हैं, कहाँ पे कौन सी फसलें होती हैं, सब पता चल जाएगा। तो देखो, आज हम देख रहे हैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। तो देखो, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी कहाँ पे दिख रही है, ये दिख रही है आपको सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। तो ये जो जो कलर कर रखा है ना, ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। तो देखो, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का एक भाग ये यहाँ पे, इसी को बोलते हैं मेकाल श्रेणी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिला के हम सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, या इसको हम सतपुड़ा मेकाल प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है, ये जो सतपुड़ा मेकाल प्रदेश है ये इधर गुजरात में भी है। तो गुजरात से लेकर ये मध्य प्रदेश का ये जो बुरहानपुर दर्रा है, बुरहानपुर दर्रा क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है हम हर बार सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, एक बीच में गैप होती है, इसको क्या बोलते हैं, दर्रा। तो गुजरात से लेके जो मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर दर्रा, यहाँ से यहाँ तक जो सतपुड़ा का भाग है, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी भाग। ये पश्चिमी भाग है। फिर ये बुरहानपुर दर्रे से लेकर ये जो भाग है सतपुड़ा का, ये वाला दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ कट हो गया है, इसको बोलते हैं मध्य भाग, बीच वाला भाग। और इसी का नाम है महादेव श्रेणी। और ये है क्या, सतपुड़ा का पूर्वी भाग, जिसको हम मेकाल श्रेणी बोलते हैं। देखो, यहीं पे दिखाया हमने ऊपर, देखो इसको क्लासिफाई कर दिया है। सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में बांट दिया हमने, पश्चिमी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग। अब देखो, पश्चिमी भाग का ही नाम है राजपीपला की पहाड़ियाँ, इसको बोलते हैं राजपीपला। सतपुड़ा का ही नाम है, पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं, राजपीपला। ये कहाँ से कहाँ तक है, देखो गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कहाँ तक है, बुरहानपुर दर्रे तक। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, मध्य प्रदेश में भी कहाँ तक है ये, बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर, बुरहानपुर दर्रे तक है। फिर देखो, ये मध्य भाग कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे से ले महाराष्ट्र तक, ये महाराष्ट्र वाला भाग आ जाएगा इधर हमें। ठीक है, ये महाराष्ट्र वाला भाग आ जाएगा यहाँ पे आपको, ये महाराष्ट्र तक। पूर्वी भाग कहाँ से कहाँ देखो, पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं, मेकाल श्रेणी। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। जब आप इस मैप को बार बार देखोगे तो आपको सारी चीज़ पता चले। देखो, यहाँ पे दिख रहा है बीच में आपको नर्मदा सोन घाटी। ये जो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, इसके जस्ट नीचे एक ताप्ती नदी भी है। इस मैप में नहीं दिखाया गया है क्योंकि उसका अधिकांश भाग क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात में। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ही भाग है उसका। और देखो, इसके जस्ट ऊपर दिखा रखा है, देखो मालवा का पठार, और इसी मालवा के पठार में देखो दिखा रखा है आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो हमारे जो मध्य प्रदेश में भौतिक प्रदेश, उसके बाद जस्ट दे रखा है हमें मध्य प्रदेश के पर्वत। पर्वत नहीं दे रखा है, परंतु हम पढ़ेंगे तो उसमें देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी हम पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक यही होगा। तो दिख रहा है आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी, देखो कहाँ पर है, देखो इस टाइप से ये। देखो, ये रीवा पन्ना का पठार आ गया, उसके जस्ट ऊपर क्या है, देखो इसकी भांडेर पर्वत श्रेणी, और नीचे देखो क्या है, कैमूर पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पूरा। ये मध्य भारत का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है। दिख रहा है आपको, 3D में बहुत ही अच्छा है। अब इसके सतपुड़ा मेघाल श्रेणी के बाद में हम पढ़ेंगे, देखो बघेलखंड का पठार। तो देखो बघेलखंड का पठार ये यहाँ पे, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और उसके जस्ट नीचे क्या है, देखो सतपुड़ा प्रदेश। ये मैप आप बार बार देखोगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इसके बारे में हमें सारी चीज़ बताना है तो बहुत आसान है। देखो बताना कैसे बताएंगे हम, देखो देख देख के सारी चीज़ बता देंगे इसकी हम। तो देखो, सबसे पहले हम इसकी क्या बताएंगे, स्थिति। तो देखो, ये कहाँ पे स्थित है, तो देखो ये रहा सतपुड़ा प्रदेश। तो मैं ये बता सकता हूँ कि देखो नर्मदा सोन जो घाटी है, ये सिर्फ ऐसा बोल सकता हूँ नर्मदा घाटी के दक्षिण में है। कहाँ पर ये, दक्षिण में। देखो यहीं पे लिखा है, देखो नर्मदा घाटी के दक्षिण में। फिर देखो नर्मदा घाटी के कैसे समानांतर, जैसे नर्मदा घाटी है उसी के समानांतर। तो देखो नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है। इसको एक प्रकार से और भी लिख सकता हूँ मैं, कैसे कि देखो ऊपर तो नर्मदा घाटी, नीचे ताप्ती नदी, तो दोनों के बीच में भी तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, नर्मदा एवं ताप्ती नदी घाटी के बीच में समानांतर। दोनों नदी के क्या है, समानांतर। ऐसे भी मैं बता सकता हूँ क्योंकि इसके जस्ट नीचे क्या है, ताप्ती नदी। फिर देखो इसका अक्षांश विस्तार। तो देखो अक्षांश विस्तार कितना है कि 21 डिग्री 30 मिनट, ये मिनट जरूर लगाना, एक डंडी से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक।
फिर क्या है देखो 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में इसका क्या है अक्षांश विस्तार के कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। फिर इसका मैं क्षेत्रफल बता सकता हूँ। मुझे अगर मुझे अक्षांश विस्तार पता है तो देखो क्षेत्रफल क्या है कि मध्य प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है लगभग 11%। और ब्रैकेट में देखो मैंने उसका क्षेत्रफल भी लिख दिया है 34,000 वर्ग किलोमीटर। अब मुझे बताइए मैंने 34,000 वर्ग किलोमीटर क्यों लिखा है। बहुत कम जगह लिखा है। एक तो मालवा के पठार का मैंने लिखा था, एक मैंने नर्मदा सोन घाटी का लिखा था, और एक ये सतपुड़ा प्रदेश का लिख रहा हूँ मैं। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि देखो ये डाटा बहुत आसान है याद करना। 34,000 वर्ग किलोमीटर याद करना कोई कठिन बात है क्या, आसान है। जो चीज़ आसान है वही लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। परसेंटेज हमें सबका याद करना है किसका कितना परसेंट है। जैसे नर्मदा सोन घाटी का कितना परसेंट था 26%, मालवा के पठार का कितना था 28%, सतपुड़ा मेका श्रेणी का कितना है 11%। इसके बीच में जो जो सिंपल डाटा है तो वही लिखा है मैंने देखो 34,000 वर्ग किलोमीटर। ये याद रखना आसान है, याद रख सकते हैं, लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छे पॉइंट मिलेंगे। फिर देखो संबंधित प्रमुख जिले, तो यहाँ से संबंधित प्रमुख जिले मैं बता सकता हूँ। तो अगर आपके पास मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल मैप है तो वो देखिए और बताइए मुझे कौन कौन से जिले इसमें आएंगे। प्रमुख जिले बताना है, मैं सारे जिले बता सकता हूँ। देखो सतपुड़ा मेका श्रेणी में कितने जिले आएंगे, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी आदि बहुत सारे जिलों के नाम लिख सकते हैं। यहाँ से लगा के यहाँ तक जितने भी जिले हैं ना सब देख सकते हो आप। तो पॉलिटिकल मैप इसीलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें क्या बता सकते हैं उसकी कि कौन से जिले कहाँ पर है। फिर इसका क्या बताएंगे निर्माण। अब देखो इसका निर्माण भी हम दो प्रकार से बताएंगे क्योंकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बहुत बड़ी है। तो इसके पश्चिमी भाग का निर्माण अलग चट्टानों से हुआ है, पूर्वी भाग का निर्माण अलग चट्टानों से हुआ है। तो देखो इसके पश्चिमी भाग को अगर देखोगे तो अब ये मालवा के पठार से मिलता जुलता रहेगा। तो मालवा के पठार का निर्माण जैसे हुआ ऐसा ऐसा ही निर्माण इसके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग का निर्माण हुआ। तो किससे हुआ है मालवा के पठार का निर्माण, बेसाल चट्टानों से या डक्कन ट्रेप की चट्टानों से। तो देखो यही लिखा है पश्चिमी भाग का निर्माण डक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ है। तथा अभी देखो पूर्वी भाग है तो पूर्वी भाग में देखो पूर्वी भाग का निर्माण किससे हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। और अभी हमने पढ़ा था थोड़े टाइम पहले ही रीवा पन्ना के पठार ये नर्मदा सोन घाटी, इसके पूर्वी भाग का निर्माण किससे हुआ था, धारवाड़ क्रम की चट्टान से। यहाँ मध्य प्रदेश के इस भाग में ये जो बुंदेलखंड, सिवनी, बालाघाट वाला जो क्षेत्र पाया जाता है ना, इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। और इसके धारवाड़ क्रम की चट्टानों से क्या मिलती है, लाल पीली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, देखो निर्माण भी बता सकता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखो हमने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के ऊपर की बात कर ली, इसके अंदर की बात कर ली। तो अब हम किसकी बात करेंगे, इसके ऊपर की बात करेंगे, इसके वायुमंडल की हम बात करेंगे। तो इसके वायुमंडल में क्या पढ़ेंगे हम, देखो जलवायु, कैसी जलवायु पाई जाती है। देखो जलवायु में इसमें मिश्रित जलवायु पाई जाती है। कैसे मिश्रित, ना तो सम जलवायु पाई जाएंगे ना विषम जलवायु। ठीक है दोस्तों, अब देखो जलवायु की बात करेंगे हम कि जलवायु कैसे पाई जाती है। तो मिश्रित प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कैसी पाई जाती है, देखो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी, मतलब ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, किंतु ठंडी में ज़्यादा ठंडी लगती है। देखो शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। फिर देखो औसत वर्षा, तो वर्षा में भी देखो पश्चिमी भाग में कम वर्षा होगी, पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होगी, ये हमने पढ़ा है। तो देखो पश्चिमी भाग में लगभग कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर। तो हम एक रेंज बता देंगे यहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में। वहीं पे पूर्वी भाग में वर्षा कितनी होती है, देखो 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में, मतलब पूर्वी भाग में वर्षा क्या होती है, ज़्यादा। फिर देखो वर्षा की बात करें तो हम इसकी प्रमुख नदियाँ बता देंगे। कौन सी प्रमुख नदी आएगी, तो जो नर्मदा की जो सहायक नदी है, एक तो वो नदी आ जाएगी क्योंकि ये सब सतपुड़ा से निकलती है। और कुछ प्रमुख नदी है, जैसे ताप्ती एक प्रमुख नदी है, सीधी सी बात है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में जो बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी है वहाँ से उसका उद्गम होता है, ताप्ती नदी। फिर और इंपॉर्टेंट नदी कौन है, वेन गंगा नहीं, बेन गंगा बोलते हैं इसको, बेन गंगा। ये कहाँ से निकलती है, शिवनी से, बेन गंगा हो गई। ये नर्मदा की सहायक नदी हो गई, पेंच, वर्धा, बावनथड़ी आदि। ये जो प्रमुख प्रमुख नदी है, 4-5 नदियों के आपको क्या याद करना है, नाम याद करना है। प्रमुख नदियाँ हमने बता दी। अब नदियों के बाद क्या आएगी, मिट्टी। तो मिट्टी में भी अलग अलग, देखो पश्चिमी भाग में कैसी मिट्टी पाई जाएगी, तो मैंने बताया था अब काली मिट्टी पाई जाती है। किंतु सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं हम छिछली काली मिट्टी। क्यों बोलते हैं छिछली काली मिट्टी, क्योंकि यहाँ कंकड़ पत्थर ज़्यादा है। एक तो मालवा के पठार में हमने साधारण काली मिट्टी पढ़ा था, नर्मदा सोन घाटी उसमें हमने घेरी काली मिट्टी पढ़ा था, और यहाँ पे कैसी छिछली काली है, तो काली मिट्टी पर कैसी छिछली काली, क्योंकि पत्थर कंकड़ पत्थर ज़्यादा है इसमें। पूर्वी भाग में कैसी आती है, इसमें लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अभी हम बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे तो उसमें भी यही मिट्टी पाई जाती है मध्य। और जब हम मध्य प्रदेश में क्या पढ़ेंगे, मिट्टियों का विभाजन जब पढ़ेंगे तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में मिट्टियों का विभाजन हमने कैसे करा और कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। वर्षा, जलवायु, ये सारे विभाजन हम पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ आपको याद हो जाएगी। फिर देखो मिट्टी आगे क्या आ जाएंगी, प्रमुख फसलें। अब प्रमुख फसलें भी लिखना बहुत आसान है। जैसे पश्चिमी भाग है तो पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाएगी, तो कौन कौन सी फसलें की जाए, कपास की कृषि की जाती है। खंडवा और खंडकोन में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। इसलिए इसको मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सुनहरे जिले, कपास का अत्यधिक उत्पादन के कारण। तो कपास, ज्वार, लाल मिर्च, ये सबका उत्पादन क्या क्या कहाँ पे किया जाता है, खंडवा खरगोन में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भेड़िया ये लाल मिर्च की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, खरगोन में, भेड़िया मंडी।
ठीक है दोस्तों। देखो पूर्वी भाग में क्या किया जाए, अब देखो पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे चावल की कृषि की जाएगी। तो मक्का, चाय, चावल ऐसा आप लिख सकते हो आदि। अब फसलें आ गई, मिट्टी आ गई, फसलें आ गई तो वन आ जाएंगे। तो प्रमुख वन, तो ऐसा याद रखना आपको, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का 50% भाग वनों से घिरा हुआ है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पे कोई वन काटेगा भी नहीं, तो सभी प्रकार के वन होंगे यहाँ पे। तो सभी प्रकार के जो मध्य प्रदेश जितने भी महत्वपूर्ण वन है सब इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो साल इंपॉर्टेंट है, सागौन इंपॉर्टेंट है, बांस इंपॉर्टेंट है, सारे वन किया जाता है। और ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी है, देखो लगभग 50% क्या है, वन आच्छादित। मतलब सतपुड़ा में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा वन अगर आपसे कोई पूछ लेगा किस प्राकृतिक भाग में पाए जाते हैं, तो वो क्या है, सतपुड़ा मेघाल श्रेणी। तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाएंगे। अब मैंने जब मिट्टी की बात करी थी तो फसल आ गए, वन आ गए, और क्या आ जाएंगे मिट्टी में, खनिज। तो प्रमुख प्रकार के जो भी खनिज होंगे सब मिलेंगे यहाँ पे हमें। कौन कौन से खनिज है, देखो तांबा, मैंगनीज, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी, कोयला आदि। तो कोयला भी पाया जाता है सतपुड़ा मेघाल श्रेणी में। फिर देखो तांबा, मैंगनीज ये बालाघाट क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी सतपुड़ा श्रेणी में आ जाएंगे। बीच में क्या आ जाएगा, बॉक्साइट, तो ये भी कहाँ पे पाया जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी में। ठीक है, देखो प्रमुख खनिज आ गए। फिर प्रमुख उद्योग, अब जितने भी हम ये फसलें पढ़ रहे हैं इनके आधार भी क्या पढ़ेंगे, प्रमुख उद्योग। अब देखो कपास पाया जाएगा तो सूती वस्त्र उद्योग आ जाएगा, वन है तो कागज उद्योग आ जाएगा। फिर खनन भी करते हैं हम तो खनन उद्योग आ जाएगा। फिर क्या है, कोयला है तो ताप विद्युत उद्योग आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएंगे, प्रमुख उद्योग। फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख पर्यटन केंद्र, कौन कौन से केंद्र जहाँ पे हम घूम सकते हैं। तो देखो मध्य प्रदेश में यहाँ पे देखो बावनगंजा मंदिर, ये क्या है, बड़वानी में। कहाँ पे, बावनगंजा मंदिर बड़वानी, एक जैन तीर्थ स्थल है, बहुत ही प्रसिद्ध। फिर असीगढ़ का किला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी हम कहते हैं। पंचमढ़ी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पंचमढ़ी को हम क्या बोलते हैं, इसको सतपुड़ा की रानी कहते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और मध्य प्रदेश की क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो पंचमढ़ी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है, होशंगाबाद में। फिर इसी पंचमढ़ी के पास में क्या है, धूपगढ़। धूपगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और ना केवल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, बल्कि ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई अगर आपसे कभी पूछ ले तो 1350 मीटर। एक बात और याद रखना है आपको, हो सकता है आपसे सिर्फ यही प्रश्न पूछ ले कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, हर साल 1-2 साल में, 1-2 साल छोड़ के हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है। किसी एग्जाम आपसे ये पूछ लेगा इसकी कुल ऊंचाई बताइए, तो कितना है, 1350 मीटर। ये हम मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की क्या है, कुल ऊंचाई। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कुछ विशेष पॉइंट देख लेते हैं हम कि विशेष पॉइंट कौन कौन से है। तो देखो विशेष पॉइंट में क्या है, देखो कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक नदियों का उद्गम यहीं से होता है, सीधी सी बात है। क्योंकि मध्य प्रदेश जितनी भी नदियां हैं सब ऐसे ही पूर्व से पश्चिम में और दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, तो सब इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलेगी। फिर क्या कहते हैं, इसे देखो वाटरशेड क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम स्थल यहीं से हो रहा है, तो सब नदियों को विभाजित करने का काम यही कर रहा है। फिर देखो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ इसी के अंतर्गत आती है। और धूपगढ़ भी कहाँ पे आती है, महादेव पर्वत श्रेणी के अंदर। एमपीपीएससी में एक बार भी प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी के अंदर आता है। तो देखो मध्य प्रदेश इतना मूर्ख संस्था है, उसमें महादेव श्रेणी भी दे रखा था और सतपुड़ा श्रेणी भी दे रखा था। बताओ अब बताओ अब क्या उत्तर आएगा इसका, एग्जैक्ट उत्तर तो यही महादेव श्रेणी। किंतु महादेव श्रेणी किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का हिस्सा है, इतना भी नहीं पता है। तो जो बच्चा कॉपी पेस्ट करता ना, सिर्फ नकल करता ना, तो कहते ना नकल में भी अकल चाहिए, वो भी अकल नहीं है एमपीपीएससी में हमारे। नकल में भी अकल नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि महादेव जो श्रेणी है ये सतपुड़ा की ही श्रेणी है। तो उसने दोनों ऑप्शन में दे दिया, महादेव श्रेणी भी दे दिया और सतपुड़ा श्रेणी भी दे दिया। तो एमपीपीएससी हर साल 1-2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछता है जिनके आंसर 102 होते हैं। फिर और क्या है, देखो इसमें नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच ये जल विभाजन का कार्य करता है। क्योंकि नर्मदा नदी ऊपर बह रही, बीच में कौन है, सतपुड़ा श्रेणी। ऐसे देखिए आप, ये है नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी मान लो आप, और ये बीच में कौन है, ये सतपुड़ा श्रेणी, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये देखो ये। और इसके बीच में कौन है, देखो ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी है। तो इन दोनों के बीच क्या कर रहा है, जल विभाजन का। अगर मान लो सतपुड़ा श्रेणी नहीं होती तो क्या होता है, इन दोनों नदियों का जल मिल जाता, एक ही हो जाता। फिर ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये क्या करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या करता है, डिवाइड करता है। देखो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और क्या, यह एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत किसको कहते हैं, ऐसा पर्वत जो दोनों ओर से नदी क्या होता है, भ्रंश घाटियों से घिरा होता है। तो ये पर्वत कैसा हो गया, ब्लॉक पर्वत इसको कहते हैं। इसका आप उदाहरण बताइए ब्लॉक पर्वत का, और उदाहरण विश्व प्रसिद्ध उदाहरण बताइए। ठीक है, क्या आएगा इसमें, जर्मनी का ब्लॉक फॉरेस्ट, ये क्या है, ब्लॉक पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण। और क्या है, इसी को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अवशिष्ट पर्वत, क्योंकि इनका निर्माण बहुत साल पहले हुआ है, तो धीरे धीरे इनका रूप क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।